हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग वीडियो में लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, ये आपके एडिटोरिया का जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट आया था ऑफलाइन, उससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी बीपीएससी 70 का ठीक है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको जो है वो हिस्ट्री का 4 सेट दिया गया है, राज्य व्यवस्था का 4 सेट है, भूगोल का 4 सेट है, और ठीक है विज्ञान का 4 सेट है, और अर्थशास्त्र का 1 सेट है। यानी कि टोटल है इसमें 17 सेट है, जिसको आपको फुल स्क्रीन के साथ कराया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस सेट में। अगर आप अच्छे से देख लेते हैं पूरा सेट को, ठीक है 17 जो सेट दिया गया है, तो यहाँ से आपको बीपीएससी 70 का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट के साथ साथ फैक्ट भी आपको बताया जाएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक नृत्य जो है यह संबंधित है आपका उत्तर भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। कथक शब्द का जो शब्द है, कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग सांस्कृतिक तथा अन्य भाषाओं की कहानियों से किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक के विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ये पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि पत्थर के औजार का आकार बड़े होते थे, तो ये गलत है। तीसरा कि इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पत्थर के औजार जो थे क्या थे, को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लगभग 12,000 से ठीक है 10,000 वर्ष पहले के काल में मेसोलिथिक यानी कि मध्य स्तर, ठीक है मध्य प्रस्तर कहा जाता था। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे हैं और इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हंसिया जैसे उपकरण बनाने वाले हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर से इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बसोहली शैली जो है यह संबंधित है आपका, ठीक है हिमाचल प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश लघु चित्रकला की एक ठीक है साहसपूर्ण और भव्य ठीक है भाव प्रणाली का विकास हो गया था, जिसे बहुशैली कहा जाता है। और बहुशैली किस राज्य से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है रस मंजरी की रचना किसने किया था। तो रस मंजरी की रचना किया था किसने, तो कहता भानुदत्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिमालय में लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई है वही थी भानुदत्त की रस मंजरी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन है कि इसकी रचना बंगाल में किया गया था। ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि इसमें ब्राह्मण की कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ए कर दो, दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, मुगल बादशाह और वर्ष दिया गया है कि कौन सा मुगल बादशाह के कितने वर्ष है ये बताना है आपको। तो फारूक शेर का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, तो है आपका 1713 से लेकर के 19 तक। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है, 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक है, तो 1759 से 1806 तक। और अहमद शाह का कार्यकाल जो 1748 से 54 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिला था। तो सवाई राजा जय सिंह को ये ठीक है ये जो था उस सूबेदारी मिला था मालवा क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घराने के गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया था किसने, तो किया था आपका सवाई राजा जय सिंह ने।
ठीक है, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर को सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, 1722 में सवाई राजा जय सिंह के आगरा में सूबेदारी मिली थी। कब? तो 1722 में आगरा में सूबेदारी मिली थी सवाई राजा जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ये बताना है। ठीक है, पहला दिया गया है कि औजार पॉलिश किए जाते थे, तो ये सही है। दूसरा है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने में किया जाता था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, लगभग 95 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग जो है 9500 BC में क्या होता था कि समय नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इस समय कई स्थलों में पत्थर के औजार भी मिले और इनमें कई औजार पहले से पूरा पाषाण कालीन औजार से भिन्न है, इसलिए इन्होंने नवपाषाण कालीन कहा जाता है। इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिसमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी। अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पादन को पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो सिख के जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को कहा जाता था दल खालसा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 18वीं शताब्दी में क्या होता है? ठीक है, 18वीं सदी में कई योग्य नेताओं ने नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? तो दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो उपज का 20% हिस्सा जो था उस संरक्षण के लिए लिया जाता था। 18वीं शताब्दी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों के अमृतसर मिलता था। इन बैठक में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिनमें गुरुमता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% जो है वो कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, इनमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है वो है कि राजा के पास लोगों को कर एकत्र करने की शक्ति था, तो ये गलत है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के काल में ऋग्वैदिक काल कहा जाता था। कब से कब तक? तो 1500 BC से लेकर के 1100 BC को हम क्या कहते हैं? तो ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का मिलना था। ठीक है, वर्ण मिलना था। पहला पुरोहित था जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया, जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाते थे, और दूसरा वर्ग जो था वो राजा था। इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे और न महल और सेनाएं थी, ना ही वे एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था, तो इसलिए दोनों जो है कथन क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है, ठीक है, पहला कथन है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो दोनों को जो है वेद को पढ़ने की अनुमति दी गई थी, तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहित ने लोगों को 4 समूह विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था, और प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण जो ब्राह्मण था, दूसरा था ठीक है, दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था, तीसरे स्थान पर वैश्य थे जिसे वैश्य कहा जाता था, और अंतिम जो था वो शूद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है और यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? तो प्रशंसा होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रशंसा होता है। ठीक है, गौतमीपुत्र की सतकर्णी जैसे गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी जैसे शासकों के लिए प्रशस्ति का रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन किया था हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की संस्कृति की एक प्रसिद्ध कवि लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासक की संख्या कितनी बताई गई है?
तो दक्षिणापद के शासन की संख्या बताई गई 12। ठीक है, हरिशन 4 विभिन्न पत्र के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन करते हैं। पहला जो 4 कौन कौन से हैं? पहला आपका कि आर्यवर्त ने 9 शासकों के समुद्रगुप्त को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा है, इसके बाद दक्षिणापद के 12 शासक आते हैं और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी है। तीसरा है, पड़ोसी देशों के असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। ठीक है, चौथा जो है वो क्या है? तो चौथा है ब्राह्मण इलाके में शासक, जिसे संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उसे कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़ करके देखा जाता है? तो विक्रम संवत का जो शुरुआत है ये देखा जाता है कौन सा शासक से? तो शासक जो है वो है आपका, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कब होता है? तो 58 ईसा पूर्व से, ठीक है, प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हर्षवर्धन की नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हर्षवर्धन मगध का संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे क्या कर दिया? तो रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पल्लव के काल में नगरम, ठीक है, नगरम किससे कहा जाता था? तो नगरम जो था ये कहा जाता था किसको? तो वो कहा जाता था आपका व्यापारी के संगठन को नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नगरम पल्लव वंश के व्यापारियों को एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ होता है, ठीक है, जन के बसने की जगह, उसे हम कहते हैं जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा जब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने वाले की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें जो थे वो भी उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महाजनपद उद्भव लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो महाजनपदों का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था आपका 2500 साल पहले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। करीब जो है वो 2500 साल, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियां की किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें भी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि असत्य कथन का चयन करना कौन सा असत्य है। पहला है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। तो ना तो ये ना ही दो, कोई भी गलत नहीं है, दोनों क्या है तो सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पाणिनि जो है, ठीक है, पाणिनि, उनके संबंध में विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा विकल्प जो है वो सही विकल्प को चुनना है। दिया गया है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। ठीक है, तो ये पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद काल में अन्य विद्वानों को द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो केवल पहला सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे प्रसिद्ध व्याकरणविदों में एक पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक ही विषय क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह बनाने में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो वज्जी संघ का जो वर्णन है ये मिलता है दीर्घ निकाय में मिलता है। ठीक है, वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्या दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक है,
कब लिखा गया था? दीर्घ निकाय जो था वो 2300 ईसा पूर्व पहले जो था ये बुक लिखा गया था। गण या संघ में कई शासक होते हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक संपन्न करते थे और सभाओं में बैठकर के बातचीत, रहस्य और वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस तरह करना है। ठीक है, शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कर्मकार और इन सभी में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये बनवाया था आपका गंग वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा, ठीक है, अनंत बर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद में 1230 में क्या हुआ? ठीक है, 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित तय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल को जीता था 1586 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 8वीं शताब्दी के से पाल शासक के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राजा बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में बंगाल पर संतुलन, ठीक है, सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों के स्वतंत्र थे। 1586 में अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया और उसे सूबा मान लिया, ठीक है, माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 26 नंबर की क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना है और बताना इसमें कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है कि नैनार शैव संत थे, तो ये सही है। दूसरा है आपका कि अलवार वैष्णव संत थे, तो ये भी सही है। तीसरा है कि ये संत केवल अस्पृश्य समझते थे जाने वाले पुलय तथा पनार जातियों के लोग थे, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ और इन आंदोलन का नेतृत्व नैनार संतों यानी कि शैव संतों और अलवार संतों जो वैष्णव संतों ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कुट के सही विकल्प को चयन करना है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला है कि ठीक है, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था और मदुरा चोलों का बंदरगाह था, तो में से कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के केंद्र के थे। एक अंतर्देशीय और एक तटीय था। इन तटीय शहर में 2 बहुत महत्वपूर्ण पुहार और कावेरीपट्टनम, यह चोलो बंदरगाह तथा मदुरै पांड्य की राजधानी थी। चोलो बंदरगाह तथा मदुरै पांड्य की क्या थी? राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, दिया गया है क्या है? ठीक है, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के तमिलनाडु में हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, तो ये सही है। तीसरा कि उन्होंने जगत को मिथ्या और माया कहा था, तो ये भी सही है। चौथा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था, तो ये भी सही है। यानी कि 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा राइट आंसर, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन कि वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो वीरशैव जो आंदोलन जो था ये प्रारंभ हुआ था कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलमन्ना प्रभु एवं अकमहादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तुम तेने कहिए पीर पाराई जाने रे किसने कहा लिखा था? महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? वो लिखा था आपका नरसिंह मेहता ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्कन के संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढंगों को और जन्म के आधार पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र के लोकप्रिय थे? तो नाथ पंथ लोकप्रिय हुए थे उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलू तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की और उनमें नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का निरंतर मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति हो कि मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्रणाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर के कठोर परीक्षण देने का आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? तो मीराबाई जो थी वो रविदास की अनुयायी बन गई थी। ठीक है, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण की प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कोई भजनों ठीक है भजनों में अभिव्यक्त किया। ठीक है, उनके गीतों के उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी थी। ठीक है, दी तथा गीत राजस्थान और गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे के कुट को सही चुनना है। कौन सा सही हो जाएगा? पहला है कि वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिससे नकद संग्रहित किया जाता था, तो ये गलत है। दूसरा है कि कदमई एक भू राजस्व कर था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। कर में एक भू राजस्व था। ठीक है, भू राजस्व क्या था? तो कर था। ठीक है, चोल काल का स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द जो हैं वो दिए गए हैं। सबसे अधिक उल्लिखित जो है वो कर वेटी कर है, जो नगद नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। ठीक है, वेटी जो कर था वो जबरन नहीं, ठीक है सॉरी ये जो है आपका नगद नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था और कदमी भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कबीर का जो जन्म हुआ था वो जुलाह परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुआ था और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाह यानी बुनिकर परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उन सखियों ठीक है साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु यह घुमंत भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत किया था आपका किसने? गुरु नानक ने शुरुआत किया था। ठीक है, तलवंडी जो है पहले पाकिस्तान में था। नानक ठीक है ननकाना साहब में जन्म होता है गुरु नानक का करतारपुर में जन्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं शब्दों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद के नज़रअंदाज करके साक्षी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी वह धर्मशाला और ठीक है धर्मशाला कहा गया, जो आज कहते हैं गुरुद्वारा उसके नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो संस्कृत व्याकरण की रचना किया था पाणिनि ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। यह सूत्र बीजगणित के सूत्रों के काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में लिखा गया और लगभग 3000 जो सूत्र जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, 3000 सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी और यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन दिया गया है, पहला जो कथन है वो दिया गया है आपका कि मुख्यतः व्यापारियों में जैन धर्म का समर्थन किया था, तो ये सही है। दूसरा है कि साधारणतः किसान वर्ग के लोग ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये कर दो दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपने घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव न तो नष्ट कर देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था ये। ठीक है, सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी, यही कारण है कि साधारण जन भी उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर क्वेश्चन है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध भिक्षु के द्वारा बनाए गए नियमों का जो संकलन है यह किसे मिलता है? तो यह मिलता है आपका विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, विनम्रता से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों से जिन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों जो है वो विनय पिटक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, सूत पिटक में क्या मिलता है? तो सूत पिटक में जो है वो
शुद्ध पिटक में उपदेश दिया गया है, अभिधम पिटक में क्या दिया गया है, तो दर्शन के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संघ के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा कि सभी व्यक्ति इस संघ में प्रवेश ले सकते थे, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वो है आपका कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी थी, ये भी सही है। चौथा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो ये गलत है। यानी कि इसमें गलत चुनना था, कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महायान से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो ये सही है। दूसरा कि इन्होंने बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है। महायान की मुख्य विशेषता यह थी कि मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी और इनमें अधिकांश मथुरा में था तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। दिया गया है पहला कथन है कि वे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात एकांतवास, ठीक है, एकांतवास में साधना करते थे, तो ये जो है वो गलत है। दूसरा है कि बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, तो ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। तीसरा है कि वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध यात्रियों का कार्यक्रम के अनुसार सही चुनना था, ये कौन सा सही हो जाएगा। पहला दिया गया है कि इत्सिंग, ठीक है, जैन इत्सिंग उसेनतांग्स, ठीक है, हेनतांग्स फासियन, तो ये सही है। यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो है वो सही है। ठीक है, फाहियान, हैनसांग और इत्सिंग, इसका क्रम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकट का राजू था, उसका नाम क्या था, तो सेलुकस निकट का राजू था, उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकट का राजदूत बनकर के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो सही क्रम है आपका बताना है, तो हो जाएगा हिंद, यवन, शक, ठीक है, हिंदी, पार्थियन और कुषाण। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ करीब, ठीक है, करीब 100 साल तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा है। इसके बाद में पश्चिमोत्तर उत्तर तक, ठीक है, शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। और ठीक है, इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक शकों के, ठीक है, शक शासकों, गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई थी, तब तक जो उनका शासन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अशोक ने जगह जगह पर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो ये जाना जाता है आपका धम्म महामात्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे, ठीक है, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे, और वे बुद्ध के उपदेशों की प्रेरित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन है कि अशोक एक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो ये गलत है। तीसरा कि अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था, तो ये सही है। यानी कि पहला और तीसरा कथन जो है वो क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। पहला और तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके बराबर था। तो यह बराबर था आपका इक्ता के बराबर था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों ने अपने वेतन राजस्व कार्यों के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, कुछ हद तक इक्ताओं की तरह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीलावती, ठीक है, लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो लीला तिलकम जो था वो क्या था, सत्य कथन चुनना है। यह जो था वो केरला में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
इसमें दिया है कि साथ साथ, ठीक है, दिया गया है कि साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं को बहुत कुछ ग्रहण कर किया। केरला का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी, यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ठीक है, 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, ठीक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मांगा, जो, ठीक है, हीरा और मंगा, जो यह दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर अशोक ने शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ से, तो यह प्राप्त हुआ था आपका कहाँ पे, तो यह प्राप्त हुआ था, वो जो हो जाएगा आपका, ये प्राप्त होता है कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जयगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी से। ये सभी जगहों से अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। तो ये भेजा था आपका उपरोक्त सभी जगहों पे, मिस्र पे, सीरिया में और श्रीलंका में, ये सभी जगहों पे भेजा था। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं द्वारा, ठीक है, शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कार्य हेतु श्रीलंका भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। तो मौर्य साम्राज्य के जो राजकुमार हैं उनका दिया जाता था राज्यपाल का पद दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में अवसर में राजकुमार के छोटे छोटे प्रांतों के राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन माना जाता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि। तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दक्षिण एशिया में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि महाजनपद काल में, ठीक है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पत्र का उपयोग किया जाता था। तो उपयोग किया जाता था आपका चित्रित धूसर मृदभांड का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पांडुलिपि क्या महत्व था। तो पांडुलिपि का जो महत्व था वो था आपका क्या था, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ये सही है। दूसरा कि राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति, ये भी सही है। तीसरा कि धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 सभी जो है वो सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन से कुषाणों की दूसरी राजधानी थी रही है। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी था मथुरा। कौन था, मथुरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कनिष्क जो था, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर और पेशावर थी। लगभग 2000 ईसा पूर्व में, ठीक है, लगभग 2000 BC में मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था जो बौद्ध विहार और जैन मंदिरों के लिए कृष्ण भक्ति की महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अरिकमेडो नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अरिकमेडो जो है यह स्थित है कहाँ पे, तो यह स्थित है आपका पुदुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अरिकमेडो पुदुचेरी में अवस्थित लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेडो एक पतन था। यह यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो जातक कथाओं का संकलन किया गया था बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जातक या जातक कथाओं में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुदक निकाय का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। तो बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था वेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वेल्ला कृषि जमींदारों का एक विशिष्ट वर्ग था जिसने संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया था। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवारों को उनवार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडिसर या अदमई कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्णीय करवाया था, तो ये सही है। दूसरा कि इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर केवल पहला जो हो जाएगा कथन वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभिलेख पर केवल अशोक का आदेश उत्कीर्णीय करवाया गया था, तो पहला कथन सही है। लगभग ठीक है 2225 ठीक है लगभग जो है 2250 ईसा पूर्व में यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्णीय करवाया गया था। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तब हमें किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षर तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो शामिल होती है कौन सी चीजें, तो ये हो जाता है आपका अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण, ये सभी शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशोषण, चित्रों तथा मूर्तियां का अध्ययन करते हैं। वे औजार ठीक है हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर क्वेश्चन है। दिया गया है कि प्रारंभिक मानव ठीक है आखेट खाल संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने का जो कारण था वो था आपका एक जगह से रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये सही है। दूसरा कि शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। तीसरा कथन है वह कि मवेशियों को चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। चौथा है कि मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। 1 2 और 3 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है 63 नंबर क्वेश्चन है कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो गलत कथन, पहला कथन है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा है कि यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियां के होते थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गलत कथन चुनना था तो कौन सा गलत हो जाएगा, तो केवल 2 गलत हो जाएगा और बाकी सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न से किनका उल्लेख मिलता है। तो मथुरा के जो अभिलेख हैं उसमें किसका अभिलेख मिलता है, तो मिलता है आपका उपयुक्त सभी का, सुनारों का, लोहारों का, बुनकरों का, ठीक है, टोकरी पाला और बुन, ठीक है, ये सभी को मिलता है। टोकरी या माला बनाने वाले को, लोहा बुनकरों को और सुनारों को, ये सभी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। लगभग 200 साल पहले, ठीक है 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। यहाँ बौद्ध विहारों, जैन मंदिरों और कृष्ण भक्ति का ठीक है महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि ये ठीक है व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है। सही इसमें बताना है कौन सा गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। बाकी से कथन जो है वो सभी क्या है, तो सही है। दक्षिण भारत में सोना, मसाले पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तीसरा है कि ये सही है। ठीक है, तीसरा है कि दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, यानी कि बाकी सही है, ये कथन जो था वो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना करने निम्नलिखित में से कौन है। तो बुद्ध चरित्र की जो रचना किए थे वो किए थे अश्वघोष किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना के जो कवि हैं वो है अश्वघोष थे। ये कुषाणों से सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में भी विद्वान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा। पहला है कि बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था, तो यह कथन सही है पहला। दूसरा है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप नहीं, ठीक है, आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था क्या, तो जो कहलाता था पद दक्षिण कहलाता था, पद दक्षिणा कहलाता था। ठीक है, पद दक्षिणा पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रोलिंग से घिरा हुआ था, पथ में प्रवेश करने से होता था, ठीक, पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दक्षिण दिशा में घूमते थे। दोनों रोलिंग और प्रवेशों के द्वारा मूर्तियों को सजाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं। तो ये करते हैं आपका जिनमें बीमार होने की संभावना कम होती है, बड़े दान और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक वाले पौधे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। तो चोलों का जो महत्वपूर्ण जो पतन था वो था आपका पुहार था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पुहार और पुहार जो था का उल्लेख संगम तमिल साहित्य के कार्यों में किया गया था, जो लगभग 3000 साल पहले कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिण तमिलनाडु में मौजूद पुहारा शब्द से शहर से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित था। शहर को संदर्भित करता था और यह चोल वंश का एक बंदरगाह था। ठीक, कौन था, तो पुहारा जो था एक चोल वंश का बंदरगाह था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सत्य कथन कौन सा होगा। पहला है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो ये सही है। दूसरा है कि पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों जो कथन है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म के किस नई शाखा का विकास हुआ था। तो बौद्ध के नई शाखा का विकास हुआ था वो आपका महायान शाखा का विकास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। महायान बौद्ध का दावा है कि ठीक है, आत्मज्ञान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास विश्वास है और अपने धर्म को जीवन के एक साधन के रूप में देखते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है, और उन्हें दार्शनिक बहस और बौद्धिक कालाबाजी भी पसंद है। ठीक है, और देवी देवताओं को बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा करने के साथ साथ स्त्री देवताओं और जादू शक्तियों की सहायता भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है यहाँ पे वस्तु और आयात स्थान दिया गया, कहाँ से कौन सा वस्तु आयात हुआ है। तो एक का हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर तांबा राजस्थान से, टीन कहाँ से, तो टीन हो जाता है आपका अफगानिस्तान से और सोना कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत में, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। तो ये अटकलें लगाई है क्या क्या, पहला आपका कि नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, ठीक है, और क्या था, तो शासन के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो ये सभी कारण जो है वो लगाए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी कारण लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता जो अंत हुआ था उसका परिणाम क्या हुआ था, इसका जो परिणाम हुआ था वो हुआ था आपका, ठीक है, हड़प्पाई नगरों के लोगों को छोड़ दिया था। ठीक है, ये सही है। दूसरा कि मोहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया था। तीसरा कच्चे माल का आयात घट गया था। चौथा है नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक से सबसे प्रसिद्ध वो कौन सा वंश था। तो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक था कुषाण था। ठीक है, कुछ शासक इसके बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले में योग्य शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते और वक्त लुटेरों को आक्रमण से सुरक्षा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी की लिखी किसके दरबार कवि थे। तो कनिष्क के दरबारी कवि था। ठीक है, अश्वघोष जो बुद्ध की जीवनी लिखा था, बुद्ध चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य में सबसे अधिक मांग जो थी वो थी काली मिर्च की मांग थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण भारत सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांगे थी कि काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इसमें यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन्हें रोम के, ठीक है, उन दिनों रोम्स के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है इसमें कि सही कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था। तो शक्तिशाली रूप में उभरा था कौन सा, किसके समय में, तो ये उभरा था आपका सूरजमल के समय में शक्तिशाली के रूप में उभरा था। कौन था, तो जाट राज्य। ठीक है, सूरजमल ने 18वीं सदी में शासन किया था। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। वह एक महान नेता, महान सेनानी और महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे। इनके समय में जाट राज्य का एक ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है किनको, तो नियुक्त किया गया आपका अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहला जो थे वो थे आपका अरविंद पनगड़िया थे। 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में नामित ऋतिक रंजना पांडे हैं। आयोग का कार्यकाल जो था 2026 से लेकर के 2026-27 से लेकर के 2030 से 31 तक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ठीक है संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, तो यह प्रतिबंध लगाया है ठीक है तहरीक ए हुर्रियत पर, जमात ए इस्लामी पर, जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट पे और जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक फ्रंट पे, ये सभी पर जो है प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में एस.एम. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वी आर कंबोज को ठीक है वी.आर. कंबोज को एम. एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी आर कंबोज की प्रतिष्ठा एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उन्हें योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है यह आयोजित होता है भारत और यूएई के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है, जो 15 जनवरी को समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है, तो कार्यकाल शुरू किया है 4 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपने 4 साल के कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना 4 साल 1947 में की गई थी। इस आयोग के संयुक्त राष्ट्र 24 सदस्य थे, 24 सदस्य देश हैं। भारत और आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना स्टाफ में उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया आपका ठीक है दिनेश के त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है वो है आपका, पहला है कि यह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक्सरे पोलारीमीटर जो सैटेलाइट है इसका जो संबंध है वह किससे है, इसका जो संबंध है वह है आपका यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 89 नंबर है कि निम्न पर विचार करना बताना है कि वस्तुओं और सेवाएं कर व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा और ई कॉमर्स उपयुक्त में से कितने जो है वो क्षेत्र जो है ये बताना है कि उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी ठीक है समझौता शामिल है, तो सभी हैं, सभी चारों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन कि भारत और म्यांमार के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, तो ये जो है वो गलत है। दूसरा कि भारतीय नागरिकों ठीक है नागरिकों को म्यांमार और FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी ठीक है चौकी को जो है आगमन वीज़ा की आवश्यकता होगी। इसमें से कोई भी जो गलत हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं है। ऑप्शन दिए गए कितने सही हैं, तो कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है कि वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है कि जीएसटी में निर्णायक ठीक है निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए पर रिफंड के हकदार हैं, तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो केवल पहला कथन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों को निगरानी और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह निभाता है कौन सा, तो वो निभाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और हो जाएगा आपका उत्तर अटलांटिक संगठन, ये दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सॉरी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है, और बताना है कि इसमें सही कौन सा हो जाएगा। ठीक है,
दिया गया है कि मालदीव ने इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचों को परियोजना को रखना था, तो यह गलत है। दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा जो कथन है कि भारत मालदीव को आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, मादक पदार्थों को तस्करी, नशीले पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंक्ति मानता है, तो ये सही है। दूसरा कि भारत मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान में हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया गया था। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है सही कथन कौन सा हो जाएगा। पहला कथन दिया गया है कि परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियां के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियारों परीक्षण के सुविधाजनक बनाना है, तो यह कथन गलत है। दूसरा है कि इस समझौता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो कोई भी कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट को स्थापना होगी, तो ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापना होगा कहाँ पे? तो बिहार में। मिशन सुरक्षा का उद्देश्य, मिशन सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दियारा और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले अवैध कारोबार जैसे शराब निर्माण, अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण, अफीम की खेती आदि अपराध नियंत्रण और साथ ही यातायात नियंत्रण की विधि व्यवस्थाओं बनाए रखने के लिए यह जो है वो चालू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट स्थापना होगा, तो यह था आपका बिहार था, ये हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 96 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब का कब्जा जमाया है, तो यह कब्जा जमाया आपका बिहार जमाया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यह टेनिस बॉल क्रिकेट, ठीक है, यह टेनिस बॉल क्रिकेट से संबंधित था जिसका आयोजन नेपाल में किया गया था, जिसमें बिहार के उत्तर प्रदेश को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है 75 दिनों में सभी FIR को जांच पूरी करना है, तो यह जो है वो लॉन्च किया गया कहाँ पे? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। ई शासन को बढ़ावा देने के लिए तथा कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 बिहार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का जो स्थान है वो आपका 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वाधिक हादसे जो है वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो बिहार में सर्वाधिक मौत के कारण जो है सड़क हादसा कितना %, तो सड़क हादसा है 56%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए जो भी आप ड्राइविंग करते हैं तो हेलमेट वगैरह जो है प्रोटेक्शन जितना भी जो है हेलमेट वगैरह लगा करके अच्छे से ड्राइव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो यह आवंटित किया है 4,797 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है, तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन जो है ये शुरू किया गया कहाँ पे, तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पे एक छोटे द्वीप में बेट द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने मझगांव, ठीक है, मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट को दिवाली 2024 में शुरू होने वाली संभावना है। ठीक है, टूरिस्ट पनडुब्बी का भार लगभग 35 टन होगा और इसकी क्षमता 30 यात्रियों को ले जाने की होगी, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो था वो हम लोग समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको 4 सेट दिया गया हिस्ट्री का, और ये आपको सेट होगा अच्छे से देख लेते हैं। तो BPSC PT का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशली सेट बनाया गया एडिटोरिया के द्वारा, NCERT बेस पे पूरा आधारित है, ठीक है। और आपको यहाँ इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से लेकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।